मैं मोनिका अजय कौल। मैं एक अध्यापिका हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में एक अध्यापिका हूँ। कला और कला साहित्य पर विश्लेषण करती हूँ और लिखती हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभी अंग्रेज़ी में कविताएं भी लिख लेती हूँ। So this evening we gather to celebrate the art of language, where every word carries a spark and every line invites us to see the world anew. This is not just a poetry reading, it's a journey. So I welcome you all. लेकिन आज का मंच संभालने से पहले मैं अभी हाल ही में पहलगाम में जो एक ग्रूसम अटैक हुआ है उसके लिए थोड़ा सा मौन व्यक्त करती हूँ और अपना तो चलते हैं आज के सफ़र पर। अपने भीतर है जो इंसान बचा कर रखना, अपने भीतर है जो इंसान बचा कर रखना, रोज़ काम आता है भगवान बचा कर रखना। अपनी मिट्टी की ये पहचान बचा कर रखना, अपनी मिट्टी की ये पहचान बचा कर रहना, सूर तुलसी हो या रस खान बचा कर रखना। एक बुरी बात भले रिश्तों को खा जाती है, एक बुरी बात भले ही रिश्तों को खा जाती है, होंठ हो आँख हो या कान बचा कर रखना। प्यार एहसास हंसी और शरारत भी रहे घर में, प्यार एहसास हंसी और शरारत भी रहे घर में, दो चार ये सामान बचा कर रखना। ये बड़े बूढ़े हमें जी के सिखा जाते हैं, ये बड़े बूढ़े हमें जी के सिखा जाते हैं, जो भी हालात हो मुस्कान बचा कर रखना। जी हाँ, ये लफ्ज़, ये खूबसूरत लफ्ज़, ये नम्र शब्द मेरे नहीं प्रताप जी के हैं। और मैं क्या ही कहूँ, मैं चाहती हूँ कि प्रताप जी अपनी काव्य यात्रा के बारे में सबसे पहले हमें बताएं। आप सबको नमस्कार। और कविता के सत्र में, ये सत्र भले ही कविताओं का है, लेकिन जैसा यहाँ बोर्ड पे लिखा है कि वेयर स्टोरीज़ कम अलाइव, कि जहाँ कहानियाँ जीवित हो जाती हैं, तो जाहिर तौर पे हम चार लोग किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हों या किसी पार्क के बेंच पे हों या घर के किसी ड्राइंग रूम में हों या किसी हॉल में हों, जब चार लोग होते हैं तो सबके हिस्से से अलग अलग कहानियाँ ही सामने आती हैं। तो उन्हीं में हम अपने हिस्से की कुछ कहानियाँ सुनाएंगे। वो कहानियाँ कविताओं की भी कहानियाँ हो सकती हैं और कहानियाँ अपने आप में हो सकती हैं, समय की कहानियाँ हो सकती हैं और किसी की यात्रा की कहानियाँ हो सकती हैं कि जो मेरे कविता लिखने की जो यात्रा है उस यात्रा की कहानियाँ हैं। तो कहाँ से शुरू करें मोनिका जी? मैं चाहूँगी कि आपने कविता लिखना कब और क्यों शुरू किया और आपकी परवरिश या व्यक्तिगत अनुभवों ने आपकी कविताओं को कैसे प्रभावित किया? सबसे पहला सवाल जी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, कविता लिखने का तो सवाल ये है कि मैं सौभाग्य से एक ऐसे शहर में रहा जो संस्कृत जीवी शहर है, जो उसका पुराना नाम जो वापस लौट के आया है प्रयागराज, और जो उसका एक दूसरा परिचय है इलाहाबाद। तो उस शहर में लोग मजाक में कहते हैं कि अगर पत्थर खींच के मारो तो किसी न किसी कवि के चेहरे पे लगेगा। तो स्वाभाविक तौर पे कुछ शहर की मिट्टी में रहा होगा। तो मेरे मन में लेखकों के प्रति बड़ा आदर था। तो मैं अपने घर से जब 7th 8th में पढ़ता था, तो जब घर से निकल के जिस स्कूल के रास्ते जाता था तो वहाँ कोने में सब बताते थे कि फिराक साहब का घर ये था। हालांकि तब तक फिराक साहब नहीं थे दुनिया में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वहाँ रहते थे, महादेवी जी,
हर मोहल्ला, हर इलाका उन कवियों के नाम से पहचाना जाता था। तो हमारे हीरो वही थे। वहाँ अमिताभ बच्चन फिल्मों में पहचान बना चुके थे। 84 में वो इलेक्शन लड़ने आए, लेकिन वो शहर अमिताभ बच्चन से ज़्यादा हरवंश राय बच्चन की पहचान से अपने को जोड़ता था। तो शहर ने चूँकि कविता से, कवियों से अपनी पहचान को जोड़ा, तो वहाँ हर बच्चे के मन में कहीं न कहीं कविता जीती थी। तो मेरे मन में भी वो कविता जीती थी। तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। फिर लोगों ने कहा आप अच्छा लिखते हैं, तो और लिखना शुरू किया। तो फिर इस तरह से वो कविता की एक यात्रा शुरू हो गई और चलती चली आई। तो आपने इतने सब कलाकारों का नाम लिया, पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा साहित्यिक प्रभाव कौन सा था जो आप पर इन्फ्लुएंस कर गया, और आपकी शैली को कैसे प्रभाव पड़ा उसका, और आपने कौन सी शैली में लिखना पसंद किया जो आपका फेवरेट है? देखिए, कविता का जो फ्रेम था, मैं आज भी कहानियाँ भी लिखता हूँ, नाटक भी लिखा और कविताएं। तो कविताओं के फ्रेम में मुझे सबसे ज़्यादा जो गज़लें पसंद आई, जो मैं गज़लें लिखता रहा कि हिंदी की चेतना के साथ जो गज़लें मैंने लिखी, तो दुष्यंत कुमार से स्वाभाविक तौर पे मैं बहुत प्रभावित हुआ। दुष्यंत कुमार के किस्से भी उस शहर में घुले हुए थे, वो वहीं रह के पढ़े। और दुष्यंत, कमलेश्वर, मार्कंडेय, इनकी त्रयी थी, 3 मित्र थे। उनकी किस्से, कहानियाँ उस शहर में थे। तो ये, और दूसरा मैंने ये देखा कि देश के आज तक, इस समय तक, संसद का कोई भी सत्र बिना दुष्यंत कुमार को कोट किए हुए नहीं जाता है। कोई भी जो पॉलिटिशियन हैं, कोई भी स्टूडेंट लीडर हैं, वो जब अपनी बात कहते हैं तो दुष्यंत कुमार को इस उद्धरण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगा यानी कम्युनिकेटिंग, यानी जो भाषा है, संप्रेषण की जो भाषा है, तो सबसे आसान तरीका ये लगा कि हाँ नहीं, ये गज़लें और शेर के फॉर्म में ये बात कही जा सकती है। क्योंकि उसमें 2 लाइनों में वो मारक चीज़ होती है कि जैसे हिंदी का जो विधा है दोहा कि देखन में छोटल लगे गाँव करे गंभीर बिहारी का। तो ये हुआ कि 2 लाइन में अपनी बात आप कह सकते हैं और उसकी लड़ियाँ बना के आप बहुत सारी लाइनें भी लिख सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि 2 ही लाइन उसकी सीमा है। तो ये इस सीमा के कारण फिर ये मेरी गज़लें और मेरा जो कलेक्शन है, जो 2016 में आया, और इस साल वो उसका उर्दू ट्रांसलेशन आया, और आभा एंगर जी ने कुछ उसके करीब 20 गज़लें अभी तक उन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवाद की है, तो उसका अंग्रेजी भी एडिशन आने वाला है। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई भी चेरिश्ड पोएम जो आप यहाँ गुनगुनाना चाहेंगे हम सबके बीच। देखिए, वो शेर तो बहुत सारे हैं, तो मतलब मैं 2-4 ऐसा सुना देता हूँ कि वो जो आपके पास कहीं ना कहीं से वो पलट के वो वायरल कंटेंट भी हो गए हैं, तो वो लोगों के पास पहुंच जाता है, तो अच्छी बात रहती है। लोग कहते हैं अच्छा ही है, आपका लिखा हुआ है। तो जो जानते हैं उनके लिए फिर से पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना है अभी उनके लिए इस पृष्ठ पर पहली मैं बार। आगे आती हूँ, पर फिलहाल तो आप अपनी कविता तो सुनाएं। तो वो एक मेरी गज़ल है जिसका एक शेर है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। बहुत ही राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। इस गज़ल का अगला शेर था कि दुख देकर भी चैन कहाँ था जालिम को, दुख देकर भी चैन कहाँ था जालिम को, टूट तड़प वो चेहरे पर भी पड़ता था। ये भी था कि दिल को कितना समझा लो, ये भी था कि दिल को कितना समझा लो, बात गलत होती थी तो वो लड़ता था। और मेरे दौर को कुछ यूं लिखा जाएगा, राजा का किरदार बहुत ही बौना था। तो ये गज़ल थी। और इसके साथ क्या होता है कि जो आपका लिखा होता है वो अलग अलग समय में, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग पॉलिटिकल परिस्थितियों से लोग उसको जोड़ते हैं।
तो एक बार एक राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा एक शेर एक दूसरे नेता के लिए उनके हैंडल पे ट्वीट कर दिया गया। वो ये था कि सरासर झूठ बोले जा रहा है, सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी ही अलग भरवा रहा है, ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ज़्यादा पेट ही दिखला रहा है। तो बहुत ही संवेदनशील। उस पर तमाम सारे लोग नीचे कमेंट लिखने लगे कि ये जिसका शेर है ये फला पार्टी का है, जिसका शेर है वो फला पार्टी का है। तो मेरे एक दोस्त ने उस पर कमेंट डाला कि ये सन 2021 है और ये जो मैंने पढ़ी है ये 1993 जनसत्ता सबरंग के विशेषांक से, तो उन्होंने उसकी क्लिप निकाल के छापी। तो ये हुआ कि कविता एक तो कालजयी होती है, लेकिन कविता ये भी होती है कि अपने अपने समय में हम उसको अलग अलग तरीके से अपनी अपनी व्याख्याएं करते रहते हैं। एग्जैक्टली बहुत ही संवेदनशील बात कही आपने। पर इज योर राइटिंग प्रोसेस स्पॉन्टेनियस? हाँ, कविता कुछ क्या सोच कर लिखते हैं? नहीं, कविता अलग अलग कविता जो चीज़ है, इसीलिए देखिए उर्दू में कविता लिखना शब्द नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कहना, कहना। कहन के लिए होता है कि कही जाती है। तो लिखने के लिए आपको सोचना है। जब आप लिख रहे हैं तो यानी आप पहले अगर अपने हाथों से लिखेंगे कोई चीज़, लेकिन अगर कहन है तो वो वाली आसिफ साहब का एक शेर था, उसका एक मिसरा था कि हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़ुबान में, कि हम जो बात करेंगे वो गज़लों की तरह करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो थॉट प्रोसेस ही आपको रहता है। आप लिख इसलिए लेते हैं कि भूल न जाएं, बाकी आता तो कहन से है, सोच के कविता नहीं लिखी जा सोच सकती। के नहीं होती है, बिल्कुल आई कैन एग्री। तो हम कहते हैं कि कविताओं में समाज का दर्पण है, नैतिकता का संगीत और जागृति का स्वर भी है। हर शब्द एक धड़कन, एक पुकार, अक्सर सोए हुए हृदय को जगाने का प्रयास है। कभी असमानता पर प्रश्न, कभी अन्याय के विरुद्ध आवाज़, कभी प्रेम का सरल संदेश, कभी क्रांति की जलती मशाल। ये तो शब्दों में छुपी पीड़ा और उम्मीद का उजाला। कविता तो बस एक जरिया है समाज को आईना दिखाने का। तो आपकी कविताएं समाज की जागृति और नैतिकता से भरी हुई हैं, आई कैन सी दैट। एंड क्या आप अपने लेखन को व्यक्तिगत मन की शांति और भावनात्मक शुद्धिकरण के लिए मानते हैं, या कवियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं? देखिए, संसार की जो सर्वश्रेष्ठ कविता है वो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस है। उससे बड़ी तो कोई कविता नहीं है। और बाबा ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने, कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। उन्होंने ये आपके लिए लिखा ही नहीं, उन्होंने किसी के लिए नहीं लिखा। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हुए प्रातः स्मरणीय कि उन्होंने उसको गीता प्रेस से छाप दिया, घर घर वो पुस्तक पहुंच गई और वो पूरे देश में, पूरे देश का एक राष्ट्रीय ग्रंथ हो गई। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास ने उसको कविता को लिखा तो उन्होंने उस कविता के लिए ही लिखा। क्यों लिख रहे हैं? तो उन्होंने लिखा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, यह कविता मैं अपने मन के सुख के लिए लिख रहा हूँ। आप देखिए, कविता की जो परिभाषा बताते हैं तो सुदामा पांडे धूमिल हिंदी के एक महाकवि हुए, वो कहते थे कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ का नाम है, यानी हमें बेहतर मनुष्य बनाती है कविता। तो आप देखिए, आपको कोई भी दिक्कत मुसीबत के क्षणों में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई गांव के किसी हिस्से में आप जाएं तो आपको याद आती है। कविता उसीलिए हमको ताकत देती, याद आती है। तो कविता की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि कविता आपको सुख में याद आती है, कविता दुख में याद आती है, आपको प्रेम की अभिव्यक्ति करना हो तो याद आती है, आपको अगर दिल टूट गया हो तब भी कविता याद आती है। तो कविता आपके पास हर समय होती है
और हर समय आपको याद आती है कविता। हम हिंदी कविता सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तुलसीदास, कबीर और सूरदास जैसे कवियों से लेकर दिनकर, नागार्जुन, महादेवी वर्मा जैसे कवियों तक हिंदी कविता ने हर दौर में समाज का मार्गदर्शन किया है, ये तो आप जानते हैं। और उनकी आत्मा को अभिव्यक्ति ही दी है एक किस्म से। तो आपके अनुसार हिंदी कविता परंपरागत और समकालीन, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों हिस्से संजोते हैं हिंदी कविता को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी कविता के साथ एक विशेषता रही है। हिंदी कविता एक उर्दू कविता और हिंदी कविता में थोड़ा अंतर ये है कि वहाँ उस्ताद शागिर्द की एक परंपरा रही है कि वो नहीं लिखेगा, वो जब तक उसका उस्ताद देखेगा नहीं तब तक वो परफेक्ट नहीं माना जाएगा। उसके एक स्कूलिंग जैसे म्यूज़िक में होता है, उसी तरह वहाँ उस्ताद शागिर्द। लेकिन हिंदी में विशेषता ये है कि पूरी की पूरी धारा के विपरीत एक समय में कविताएं लिखी गई जो बाद में जाके वो धारा बनी। तो जो नई कविता की धारा थी, आधुनिक कविता की धारा थी, वो जो छंद की जो कविता की धारा चल रही थी, जैसे 60s में, तो 70s में अगर मुक्त कविता की धारा आई तो उसके एकदम विपरीत थी। यानी अगर वो पर्टिकुलर जो कविताएं पुराने लोगों की कविता थी उसके बरक्स एकदम से, तो इसलिए हिंदी कविता ने बहुत सारे प्रयोग किए। उनके पास सुविधा थी कि बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी वैरायटीज़ में लिखे और बहुत सारी विधाओं में लिखा। आप देखिए, इटालियन फॉर्म है सोनेट, उसमें लोगों ने लिखा, त्रिलोचन शास्त्री जैसे कवियों ने लिखा। हाइकू जापानी है, हिंदी कविता में पूरी की पूरी धारा है हाइकू लिखने वालों की। दोहा हमारी अपनी विरासत का हिस्सा है। गज़लें, जैसे मैंने कहा कि हिंदी में अब आज के समय उर्दू का कोई भी बड़ा शायर अपनी किताब को हिंदी में ही पहले छपवाता है। तो उन्होंने, हिंदी कविता ने क्या किया कि दूसरे फॉर्म जो पोइट्री के थे, जो वर्ल्ड पोइट्री के फॉर्म थे, उसको अपने यहाँ लिया अपने तरीके से, और इवन अपने उसमें फॉर्म में भी चेंज किया, उसको भी नया। तो यानी एक्सपेरिमेंट फॉर्म के लेवल पे, कंटेंट के लेवल पे, थॉट के लेवल पे। तो इस तरह से जो हिंदी कविता है वो अगर वर्ल्ड पोइट्री करें, विश्व कविता कहें, तो वहाँ तक उसके तक बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाई है। बातें तो बहुत होती रहेंगी प्रताप जी, पर मैं चाहती हूँ अपनी एक पूरी गज़ल हमें सुनाएं। Does the audience want this? एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ, वो मैंने कहीं सुना ही नहीं। गज़ल कुछ भी। हाँ, मैं सुना दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, अब बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ गिनती की कविताएं सुनाते हैं। आजकल सारे सेशन यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब पे सबके सब वही सेशन में वही कविताएं रहती हैं। तो जो यूट्यूब पे सुनते हो बड़ा कोसते हैं नीचे कमेंट में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह कुछ न कुछ नया जो चीज़ें रहे वो सुना दें। तो मतलब ये यहाँ के लिए तो है ही है, यूट्यूब पे भी वो भी नहीं कोसें। एक कविता मैंने, ये 1991 प्रकाशन विभाग की पत्रिका है आजकल, तो आजकल ने इसे कवर पेज पे छापा। तो मेरे एक मित्र ने जब वो छप गई तो तब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो कविता छप गई तो उन्होंने, फ़ोन था नहीं हमारे यहाँ, तो साइकिल से आया, नीचे से उसने मुझे आवाज़ दी, क्या तुम्हारी कविता छपी है? तो मैगज़ीन मेरे घर में थी, मैंने पूरी पलट ली तो मुझे दिखी नहीं। तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो सीढ़ियों से ऊपर आए। तो मैंने उससे कहा कहाँ है? तो ऊपर आया तो दिखाया, वो पूरे कवर पेज पे छपी थी। हम उसे अंदर के पन्नों में ढूंढ रहे थे। बच्चा बगल में और डिंडोरा शहर में। बाद में वो कविता का जो शीर्षक है, जो पुराने लोग जो चिट्ठियाँ लिखते रहे हैं उनको याद होगा, हर चिट्ठी में एक
लाइन लिखी जाती थी, शेष कुशल है। तो ये कविता ही है, शेष कुशल है। वो एक पत्र है जो एक भाई ने भाई को लिखा या बहन ने भाई को लिखा, कोई भी, किसी को भी आप समझें। वो पत्र भले ही डाक से पोस्ट ऑफिस की शक्ल में नहीं जाएगा, किसी लाल डिब्बे में, मोबाइल के टेक्स्ट से जाएगा, लेकिन भाव वही रहता है। तो वो शुरू यूं होता है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है। भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है। पहले लिखा तुम्हें प्यार है, और आगे भौजी बीमार है। अम्मा को आया बुखार है, लिखी मुन्ना की पुकार है। लिखी अम्मा की पुकार है, गठिया की हालत वैसी है, बाई की हालत वैसी है। अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे चार नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है। भाई जब से दिन बदले हैं, कोई नातेदार नहीं है। घर में पैसे चार नहीं हैं, मिलता कहीं उधार नहीं है। भाई जब से दिन बदले हैं, कोई नातेदार नहीं है। छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो। अर्जी आज नया दे आया, और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है। लंबी कविता है, मैं उसका एक आखिरी बंद पढ़ देता हूँ कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं। बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं। पप्पा खुद लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं। लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं। आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना। मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफ़ी बल है, शेष कुशल है। बहुत ही खूबसूरत। अभी हम बात कर रहे थे एआई और सोशल मीडिया की, प्रताप जी। तो आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों क्या एक प्रकार का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एक सकारात्मक इन्फ्लुएंस डालती हैं हमारी पोइट्री पे? देखिए, अगर समाज पे ये आपके ऊपर रहता है। मैं सोशल मीडिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताऊं। एक पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का तब कोर्स कर रहे थे, अब वो बाकायदा डायरेक्टर हैं, अभिजीत पात्रो। वो उसके भी पहले जब वो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे थे, तो उनको मेरी एक कविता कहीं मिली। उस कविता को ले, मेरा कोई परिचय नहीं, वो अहमदाबाद में पढ़ रहे थे, वो अहमदाबाद लेके गए। वो अपने दोस्तों को उन्होंने वो कविता सुनाई, तब तक मैं कहीं पिक्चर में नहीं हूँ कि मुझे ये कविता मिली। तो उन्होंने कहा मैं इस पर एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको केरल का जो बैम्बू म्यूज़िक ग्रुप है उसको सुनाया। तो केरल का बैम्बू म्यूज़िक ग्रुप उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हुआ। फिर कपिल सियान दिल्ली के हैं, वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से वो एक्टिंग का उन्होंने कोर्स किया हुआ है, वो सीनियर थे अभिजीत के। तो उन्होंने उस पर वॉइस ओवर किया और बहुत ही खूबसूरत सुंदर, कल हम बात कर रहे थे कि वो पॉसिबल होता तो हम यहाँ दिखाते। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। फिल्म बनाते समय मुझे नहीं पता था, अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है और उसमें वो फिल्म आती है और वो मुझसे वो लिखते हैं कि क्या हम ये फिल्म आपकी रिलीज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई तुमने बना लिया, बना के अब पूछ रहे हो कि रिलीज़ कर सकते हैं। उसने कहा हमने बनाया इसलिए लिया कि हमें पसंद इतनी आई थी कि आप मना कर देते तो फिर मेरा दिल टूट जाता। हमने कहा बना लो, और अगर वो मना करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तो हम तीनों इसे पर्सनल यूज़ में रख लेंगे, नहीं दिखाएंगे किसी को। और लेकिन बना तो लेंगे और कर देंगे तो अच्छी बात है। तो मेरा मन इतना भावुक हुआ कि आप देखिए, 4 लोग, एक केरल का बैम्बू म्यूज़िक ग्रुप, एक दिल्ली का लड़का, एक उड़ीसा का लड़का पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर अभिजीत पात्रो,
ये सोशल मीडिया की पावर थी, वर्चुअल मीडिया की ताकत थी कि एक कविता, और वो कविता छपी भी ऐसी पत्रिका में थी, दिल्ली सरकार की जो हिंदी एकेडमी की पत्रिका है इंद्रप्रस्थ भारती, उसकी मेरे ख्याल से 500 से 1000 कॉपियाँ छपती होंगी। जाने कहाँ उस कविता का भाग्य था कि वो उसको मिल गई, वो ऐसे कहीं बाजार में मिलती नहीं पत्रिका। तो ये एक कोने में छुपी हुई एक कविता न सिर्फ सामने आती है, बल्कि माध्यम बदल के वो एक पूरे जनरेशन को और पूरे फॉर्म ऑफ आर्ट की म्यूजिशियंस भी जुड़ रहा है, एक्टर भी जुड़ रहा है, डायरेक्टर भी जुड़ रहा है, राइटर भी जुड़ रहा है। तो ये सोशल मीडिया के स्ट्रेंथ है, और अब से 25 साल पहले हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो साहित्य को बहुत सारा बेहतर किया जा सकता है, इससे एक उम्मीद जगती है। तो जो लोग उसको बहुत नेगेटिव साइड में देखते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई ये आपके ऊपर है, चाकू आपके हाथ में है, आप उससे हाथ काटते हैं, गर्दन काटते हैं कि फल काटते हैं, क्या काटते हैं आप तय करिए। अभी प्रताप जी ने जिस फिल्म लघु फिल्म की बात की, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एंड आई एडवाइज माय ऑडियंस दैट दे मस्ट वॉच दिस मूवी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। सफ़र में है पाँव, हाँ, तो सफ़र में है पाँव। अब वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, स्क्रीन हाँ, था, तो हाँ। इसलिए। प्रताप जी, अगला सवाल, इतवार छोटा पड़ गया। अब ये छोटा पड़ गया, कैसे पड़ गया और क्यों पड़ गया, इसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, इतवार छोटा पड़ गया कि कई सारे हर कविता का एक अलग सिंबल होता है। अब ऐसे अगर आपको सुनेंगे तो आपको लगेगा इतवार छोटा पड़ गया, यानी इतवार के दिन हम व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है। जल्दी तुम्हारे वास्ते, ये अगला इतवार पे दूसरा शेर है मेरा कि तुम्हारे वास्ते इतवार होगा छुट्टी का, तुम्हारे वास्ते इतवार होगा छुट्टी का, किसी के वास्ते ये दुगने काम का दिन है। तो किसी के लिए वो दोगुने काम का दिन होता है। लेकिन ये जिस इतवार के छोटा पढ़ने का जिस पे पूरी किताब है, वो ये था कि मेरे एक दोस्त थे स्वर्गीय यतीनजीत सिंह जी, वो 2014 में दुनिया से चले गए। तो वो जब भी मेरे पास आते थे, हम दिन में बात करते थे 3 घंटे 4 घंटे, तो जाते समय कहा करते थे कि भैया आज तो इतवार छोटा पड़ गया, आज तो बड़ा टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। तो इसकी एक अभिव्यक्ति ये भी है कि आप किसी से जिससे आपका लगाव होता है, आप उसके साथ जब बात करते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। हम कहते हैं ना कि वक्त का पता नहीं चल रहा है, तो इतवार उस मायने में भी छोटा पड़ता है। तो कई तरह से इतवार छोटा पड़ता है। बिल्कुल। सैकड़ों किस्से कहानी, ये जो उसका शेर है कि सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। बस इतना ही, और कुछ नहीं सुनाएंगे। सादगी का नूर था चेहरे पे उसके इस कदर, मैंने देखा जौहरी बाजार छोटा पड़ गया। मुस्कुराहट लेके आया था वो सबके वास्ते, इतनी खुशियां दे गया घर बार छोटा पड़ गया। देखें, ये अपने मन में ही छुपा के जा रहे थे। आपकी अभिव्यक्ति, अभी अभी रिसेंटली मैंने आपकी अभिव्यक्ति कबीर जी की धर्मपत्नी, जो कि लोई, आपने नाटक लिखा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे मन में ये भाव आया कि आपको ये लिखना है? देखिए, कबीर की पत्नी पे मैं, स्वर्गीय प्रभाष जोशी जो मेरे गुरु थे पिता तुल्य, तो सन 2010 में 2009 में उनका देहावसान हुआ। तो 2010 में मैं और प्रतिमा जी मेरी पत्नी, तो हम लोग जो है उनकी पहली पुण्यतिथि का कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तो वहाँ जैसे हम हॉल के भीतर घुस रहे थे, शेखर सेन का सोलो नाटक था कबीर। शेखर सेन डायलॉग बोल रहे थे, लुई का डायलॉग बोल रहे थे। तो लुई कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्यार करती हूँ। तो
तो कबीर कहते हैं चलो मैं तुमको मिला लाता हूँ। तो वो उस वक्त तो एक ही संवाद था, लेकिन फिर मुझे लगा कि 650 बरस पहले स्त्री पुरुष के बीच क्या ये संवाद संभव थे? क्या ये हो रहे थे? अगर हो रहे थे तो क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थीं? और अगर महिला पुरुष के बीच इस तरह से आपस के संवाद हो रहे थे तो ये कौन लोग थे कि करीब 250 साल पहले एक मैकाले साहब आए और उन्होंने कह दिया कि हम सपेरों का देश हैं, और हमारे ज्ञानियों ने मान लिया कि हम सपेरों का देश हैं, और हम उस तरह से व्यवहार करने लगे। तो अगर इस डिस्कोर्स में, अच्छा वो जो स्त्री थी लोई, कबीर की पत्नी, वो तो बड़े साधारण, कबीर तो जुलाहे थे, वो मल्लाह की बेटी थी, तो यानी वो साधारण स्त्री की कथा है। वो गार्गी मैत्रेयी अपाला नहीं है, वो रजिया सुल्तान नहीं है, वो कोई सती अनसुईया नहीं है, तो यानी वो कोई विदुषी कन्या नहीं है, एक साधारण स्त्री की कहानी। तो मुझे लगा साधारण स्त्री की कोई कथा नहीं है, तो साधारण स्त्री की तलाश में लोई का मुझे पात्र मिला। और लोई का जब पात्र मिला तो पहले उसको भी मैंने सोचा कि चूँकि कविताएं लिखना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पहले लंबी कविता सोचा इस पर लिखता हूँ। तो मैंने कविता लिखी करीब 16-17 पेज की, तो फिर मुझे मन नहीं भरा। फिर मैंने सोचा कि उपन्यास लिखूं, लेकिन जब मैं लिखने को बैठता था तो मुझे सामने वो लोई पात्र की तरह आती थी और संवाद करती थी। मुझे लगा कि नाटक एक सबसे बेहतर माध्यम है कि वो जीवित हो उठेगी, और फिर वो नाटक बना, और शायद नाटक के कारण उसकी स्वीकार्यता बढ़ी कि अभी पिछले महीने उसका डोंगरी का अनुवाद आया है, उसके पहले उर्दू आया, उसके पहले गुजराती आया, उसके पहले नेपाली में लास्ट ईयर उसका अनुवाद हुआ, काठमांडू में सूर्या कलिंगा फेस्टिवल में उसका नेपाली का विमोचन हुआ। अभी वो पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में अभी और आ रही है। तो ये स्वीकार्यता है कि शायद कबीर की स्वीकार्यता है और उस पात्र की स्वीकार्यता है कि उसे लोग इतना सराह रहे हैं, और कबीर लोई के जरिए कबीर को समझना चाहते हैं। तो कबीर के दाम्पत्य की, कबीर के प्रेम की, कबीर के अलौकिक प्रेम को तो सब लोग जानते हैं कि जो ईश्वर से उनका प्रेम था, लेकिन कबीर का लौकिक प्रेम की एक पुरुष की तरह कबीर का स्त्री लोई के साथ का जो प्रेम था, यानी लव स्टोरी ऑफ कबीर फर्स्ट टाइम वो इस किताब के माध्यम से सामने आई है। प्रताप जी, अभी आपकी एक गज़ल, शायद कव्वाली कह सकते हो, तो वो आज़मगढ़ मूवी में जी, उसके बारे में कुछ कहिए। वो उस कव्वाली में सबसे ख़ास बात यह है कि जब कव्वाली तो मतलब काफ़ी वायरल भी हुई, निज़ामी ब्रदर्स ने गाई है, फिल्म के वो टाइटल में भी है। तो मुझे एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैंने कव्वाली सुनी तो आपका नाम नहीं देखा उसमें टाइटल में, लेकिन मुझे लगा कि मुसलमान कव्वाली नहीं लिख सकता ये वाली। मैं क्यों? तो बोले ये क्यों किसी नॉन मुस्लिम ने लिखी है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा हिंदू ने लिखी होगी। बोले क्यों? बोले आपके बिलीफ सिस्टम में है कि आप ईश्वर से सवाल कर सकते हैं, तो उसमें सब वो जो कव्वाली है वो ईश्वर से सवाल करती हुई है। हाँ, तभी मैं सोचूं क्योंकि जॉनर बिल्कुल हाँ, अलग अलग है, तो कव्वाली वो और ईश्वर से सवाल करती हुई कव्वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा इसलिए वो अनूठी, शायद यही कुछ अलग रहा होगा कि लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया, और निज़ामी ब्रदर्स ने बड़ा खूबसूरत गाया भी है। बहुत ही, हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, कव्वाली क्या होता है, हाँ, कि दरअसल वो फिल्म वो यह है, तो इसमें मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। कव्वाली का फ्रेम क्या है, वो म्यूज़िक पे रहता है, बहुत तेज़ तेज़ वो बजती है। वो पूरा उसकी थीम ये है कि पंकज त्रिपाठी उस फिल्म में है, तो पंकज त्रिपाठी जो है वो टेररिस्ट हैं, तो वो
पूरा थीम ये था जो डायरेक्टर का कि भाई ये क्या हो गया है, पहले ये तो यही था, आज क्यों हमको आपस में लगता है डर, ये हम इसी वातावरण में रह रहे थे, ऐसे रह रहे थे, आज क्यों हमको डर लग रहा है। तो ये कव्वाली उसी थीम को रिप्रेजेंट करती है। आगे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर ऑडियंसेस में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज़। सर 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 थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंग्लिश के राइटर थे, बड़ी अच्छी बुक्स हैं, तो हिंदी को लेकर इतना कम क्यों हो जाता है ये सवाल, हिंदी को लेकर इतने ऑडियंस, इतने श्रोता कम क्यों हो जाते हैं, आपको लगता है इसका कोई कारण है, जबकि एआई है, जबकि टेक्नोलॉजी है, कोई इसका? हाँ, ये कम ये नहीं होना चाहिए। ये असमिया की बहुत बड़ी लेखिका थी इंदिरा गोस्वामी जी। तो इंदिरा गोस्वामी जी मतलब मेरे लिए तो दादी की तरह थी। तो तकरीबन 30 साल पहले जी न्यूज़ के स्टूडियो में वो मुझे मिली। तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि सुनो, आज मुझे नामवर सिंह मिले थे, वो बता रहे थे कि हिंदी की कविताएं 500 कॉपी छपती हैं। मैंने कहा हाँ, वो शर्म नहीं आती तुम लोगों को, इतने ढेर सारे हो, 500 कॉपी छापते हो, शर्म नहीं आती। अरे हमारे असमिया लोग देखो कितने कम हैं, और हम ब्रह्मपुत्र के किनारे जो एक साहित्य का मेला लगाते हैं, वहाँ हम 5-5 हज़ार कॉपी छापते हैं और बांटते हैं, बेचते हैं। बांग्ला की किताबें, तेलुगु की किताबें वो है। और ये है, शहर जैसे बड़ा होता जाता है वैसे हिंदी के दर्शक थोड़े घटते जाते हैं। चिंताजनक है। मूल वजह क्या है उसके पीछे? मूल वजह कुछ नहीं है, स्वीकार्यता है, अपनी भाषा के प्रति राग अनुराग न होना। जैसे जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो शर्म से बताएगा, जिसको हिंदी नहीं आती वो गर्व से बताएगा। तो अगर जब तक हिंदी ना आना गर्व का चीज़ रहेगी तो तब तक मतलब उस पर भी शर्म आनी चाहिए। आप सब प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के? कोई प्रयास नहीं, हम भी उसी तरह से 60 70 80 साल जी के चले जाएंगे। तो सारे लोग कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये तो पीढ़ियों को है कि वो उससे वो अपनी भाषा से, आज जब ग्लोबल लेवल पे आप जब इंटरव्यूज़ देते हो तो आपके डायलेक्ट पे बात की जाती हो कि आपका डायलेक्ट क्या है, कौन कौन सा डायलेक्ट आप बोलते हैं, नेटिव डायलेक्ट क्या है, उस पे लोग बात करते हैं। टेक्नोलॉजी उस डायलेक्ट पे काम कर रही हो। अभी IIIT हैदराबाद ने करीब 10 साल पहले उन्होंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स बनाए, तो उसमें डायलेक्ट के ट्रांसलेशंस के अलग से टूल बनाए। तो टेक्नोलॉजी में तो बहुत सब काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी किसके लिए है? आपके हमारे लिए। उसे बरतना पड़ेगा। जैसे मोबाइल तो हम चलाते हैं, लेकिन जो और भी साधन हैं, और ये तब तक जब तक आपके मन में उसके राग अनुराग नहीं आएगा, अपनी क्षमता नहीं आएगी। जैसे हमको कोट्स होते हैं, आप देख लीजिए, हम कबीर के कोट हम नहीं इस्तेमाल करते, हम रूमी की कोट ले लेंगे। रूमी से मुझको परहेज नहीं है, लेकिन हमारे जो विचार दर्शन में जितने जो है चीज़ें, हम ये नहीं कहते उनको मत लीजिए, उनको लीजिए, क्योंकि भारतीय जो साहित्य और समाज है वो तो सबको स्वीकारता है, लेकिन अपना भी तो देखो। जिस तरह से आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बचपन में आपका माहौल ऐसा था, आसपास साहित्यकार थे, उनके घर के आगे से आप गुजरा भी करते थे, तो अब तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। आप जो नए कवि आए हैं तो इस तरह का माहौल ही नहीं रहा, तो बनेगा कैसे? माहौल दो बातें हैं, एक तरफ तो माहौल ये था, दूसरी तरफ मेरे घर में कोई माहौल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बाहर तो माहौल था, लेकिन मेरे घर में तो कोई नहीं लगता पड़ता था। तो ये चेतना होती है, अगर हम चाहें अपने बच्चों को बताना सिखाना तो बता सिखा सकते हैं, और ये फिर उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे चीज़ों को आगे ले जाते हैं, देखते हैं। इसी सवाल को मैं आगे लेना चाहूँगी प्रताप जी। सर कुछ कह रहे थे। हाँ,
ये सवाल के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए अगर हम बात करें जो कि हमारे ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी पोइट्स हिंदी पोइट्स हैं, वो तो चलो पुराने हैं, हम जानते हैं उनको। क्या आप इसी समय में मे बी लास्ट 10 ईयर्स, एक डेकेड में जितनी भी इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोइट्स, क्या आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को जो अच्छे हैं? देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे अगर देखिए, ज्ञान की खूबी ये है कि आप थोड़ा सा जान लीजिए, बस थोड़ा सा आप जान लेंगे तो ज़्यादा जानने की इच्छा अपने आप में पैदा हो जाएगी। फिर जब ज़्यादा, फिर धीरे धीरे आप खुद पहुंच जाएंगे। आप जैसे किसी चीज़ के बारे में जब तक बिल्कुल अपरिचित हैं तभी तक वो आपसे दूर है। आपने अगर एक सीढ़ी बढ़ के आगे चीज़ों को खोल लिया तो आपको मिल जाएंगे तमाम सारे लोग। अभी क्या हुआ कि मैंने एक बड़े शायर का शेर, वाली भाई मेरे उस्ताद की तरह थे, तो उनका मैंने एक शेर उनके जयंती पे मैंने पोस्ट कर दिया ट्विटर पे 7-8 साल पहले कि तुम्हारा शहर इसका क्या बदल दे पाएगा हमको, एक्सचेंज ऑफर के लिए। तुम्हारा शहर इसका क्या बदल दे पाएगा हमको, हम अपने गांव की गलियों में सावन छोड़ आए हैं। वाह वाह। तो मैंने लिखा, तो एक लेडी ने कनाडा से उसमें नीचे कमेंट लिखा कि ये शायर मुनव्वर राना से प्रभावित मालूम पड़ते हैं। तो मैंने उनको लिखा कि आपने बहुत अच्छा किया, ये जिनका शेर है वो वास्तव में मुनव्वर राना के उस्ताद हैं और उनको दिवंगत हुए 20 बरस हो चुके हैं तब से। और वो कहा करते थे कि मैं अदब में, लिटरेचर में अपने शागिर्दों के हवाले से पहचाना जाऊं, यही मेरी चाह है। तो आज आपने उनकी चाह पूरी कर दी कि आपने उनके शागिर्द के हवाले से उनको पहचाना। तो ये चीज़ होती है कि आप कैसे, कब, जब आप एक्सप्लोर करें तब आपको लगेगा कि अरे इतना कुछ है, इतनी चीज़ें हैं। और ज्ञान के लिए और ख़ास तौर पे कविता के लिए तो कब है। 11वीं शताब्दी में संस्कृत में आचार्य मम्मट ने कविता का व्याकरण लिखा, कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कविता में रास तरंगणी पूरा इतिहास लिखा। तो हमारे यहाँ तो इतने शताब्दियों की पूरी परंपरा है कि हम कविता कब से जीते सोचते आ रहे हैं, 1000 साल से जीते सोचते आ रहे हैं। सर आपकी बात नहीं सर, आप कर लीजिए पूरी बात जी, आप पूरी बात कर लीजिए अपनी। हाँ मैं बात हो गई। अभी आपने जो अपना बताया कि कहानी भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, दोहा भी लिखे हैं और कुछ रचनाओं पर तो फिल्मों में गाने भी हुए हैं। समाज में एक वर्ग है जिसे हाशिए पर फेंका गया है। आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? हाँ आ रही। समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो हाशिए पर है, जो दबा कुचला है, जिस पर अधिकांश वरिष्ठ रचनाकारों की नज़र नहीं जाती है। आपकी गई है क्या? सर गई। मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं आपने बहुत, ये क्या होता है कि आपने पूछ लिया तो मैं, मुझे मौका दिया आपने कि मैं बता पाऊँगा, क्योंकि फिर बाकी अगर आप अपने मन से बताते हैं तो लगता है ये अपनी तारीफ शुरू हो गए। तो वो भी सही है। हाँ, तो वो गई है सर। वो सवाल ये कि एज ए पत्रकार या लेखक के तौर पे मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और चेतना के लिए बहुत बाकायदा कमिटेड रहता हूँ। बुंदेलखंड में किसानों की आत्महत्या के सवाल पे न सिर्फ 2007 में जो मेरी रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो सब गूगल पे अवेलेबल हैं, कि भारत डोंगरा और प्रताप सोमवंशी की रिपोर्ट्स को प्राइमरी एविडेंस की तरह देखा जाना चाहिए फार्मर सुसाइड वाले मामले में। मैंने एक लंबे यात्राएं की विदर्भ के किसानों के इलाके में, तो ये सिर्फ कविता लिखने के लिए नहीं था या रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं था। जैसे आपने कहा कि मनुष्य होने के नाते आपके पास ये जो चीज़ें हैं उनको देखना है, उनको समझना है।
आप चीज़ें देखिए, समझिए, रिपोर्ट, कहानी, कविता तो अपने आप हो जाएगी। वो सोच के बना के आप नहीं करते हैं। तो बस मैं अपना काम करता जाता हूँ, जो होता है होता जाता है। विशेष उल्लेखनीय हो को तो मुझे बता दीजिए, सो दैट मैं उसको देखूं और या मैं पढ़ने की कोशिश करूं। जी, कोई विशेष उल्लेखनीय रचना इस तरह से हो इस संदर्भ में तो प्लीज़ बताने का कष्ट करें। अगर वो जो फार्मर सोसाइटी पे जो मेरी रिपोर्ट्स हैं सर, वो सारी रिपोर्ट्स हैं, उस पर मुझे 2007 का केसी कुरिस इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हुआ, प्रेसिडेंट ने दिया था। तो वो मैंने लिखा, और एग्रीकल्चर के सवाल पे मैं लगातार लिखता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि तो उसके साथ ही हमें अब ये सत्र खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू प्रताप जी और मोनिका जी, आप दोनों का। बहुत अच्छी, थैंक यू। आज इतवार नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ आज शनिवार छोटा पड़ गया, लेकिन आपका ये सत्र हमें लंबे समय तक याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।